नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी का आना फिलहाल स्थगित हुआ है। इंग्लैंड जा रहे हैं। धौलपुर आना था उन्हें अपनी न्याय यात्रा को लेकर। अब वे 3-4 दिन बाद फिर जब यात्रा शुरू करेंगे धौलपुर से करेंगे। इसके अलावा एक आज की बड़ी खबर है, आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत का इस्तीफा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, पिता चुनाव जोधपुर से लड़ा था, लोकसभा का हार गए थे। उन्होंने आज आरसीए से इस्तीफा दे दिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था किस तरह एमओयू खत्म होने के बाद खेल परिषद ने स्टेडियम का कब्जा ले लिया था, उनके आरसीए दफ्तर का कब्जा ले लिया था और आरसीए को दफ्तर छोड़कर बाहर आना पड़ा था स्टेडियम के। जो लोग सत्ता की बयार के साथ आते हैं वो उल्टी बहाव होने पर उसी तरह उन्हें बाहर जाना होता है। इसका ये उदाहरण है, जब राजनीतिक सत्ता आती है किसी के पास, सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं, उनके अनुशंसक बन जाते हैं, प्रस्तावक बन जाते हैं, समर्थक बन जाते हैं और सत्ता जिसे चाहती है उसे बैठा देती है। खेल संघों की यही नियति है। अधिकांश देश में खेल संघों का यही हाल है। कहीं न कहीं सत्ता से जुड़े हुए लोग और सत्ता की हवा के बहाव की दिशा में चलते हुए लोग आते हैं और जब 5 साल बाद 10 साल बाद कभी बहाव विपरीत दिशा में जाए तो फिर वो उनको चले जाना होता है। वैभव गहलोत जैसे अध्यक्ष बने और जिस तरह अध्यक्ष पद पर काम करते रहे, कई जिला संघों को शिकायत भी रही, उनकी मान्यता स्थगित हुई, रद्द हुई, विवादास्पद हुई, कुछ भी हुआ, फिलहाल वो काम करते रहे। अब आईपीएल नज़दीक, एमओयू खत्म हो गया क्रिकेट संघ का, खेल परिषद ने बीजेपी का राज आने पर कब्जा ले लिया, एमओयू नहीं बढ़ाएंगे और स्टेडियम भी हाथ से ले लिया, अपना दफ्तर भी हाथ से ले लिया, सब कुछ ले लिया। और ऐसी सुनने में आई ये बात, चर्चा में थी सियासती गलियारों में, कि वैभव गहलोत के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। 28-29 लोगों ने उसमें दस्तखत किए हैं। इस खबर के बाद वैभव गहलोत ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे से किसी ने असहमति व्यक्त नहीं की, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं कहा कि कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। अगर कहता कोई भी व्यक्ति तो मैं पहले इस्तीफा दे देता। अब मैं इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि मैं राजनीति का मैदान नहीं बनाना चाहता क्रिकेट संघ को, और यहाँ पर खिलाड़ियों का नुकसान नहीं करना चाहता, क्रिकेट का नुकसान नहीं करना चाहता। ये बातें उन्होंने कही हैं। अब भले से कहा कुछ भी जाए, फिर जो अध्यक्ष आएंगे वो भी राजनीति से जुड़े हुए आएंगे। चर्चा में है गजेंद्र सिंह खींवसर कैबिनेट मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य के, उनके बेटे धनंजय सिंह अध्यक्ष बनने वाले हैं, नागौर जिला संघ के अध्यक्ष होंगे। एक नाम पराक्रम सिंह का भी आया था विचार में, जो चूरू से वो कुछ बने थे अभी क्रिकेट संघ से। पराक्रम सिंह राजेंद्र राठौड़ के बेटे हैं। तो आएगा तो कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति। बीसीसीआई में जब अनुराग ठाकुर हैं और दूसरे लोग हैं, तो खेल संघ तो इसी तरह चलेंगे देश में। लेकिन जो व्यक्ति आए वो अगर खेल संघ को प्रगति की दिशा में बढ़ाकर ले जाए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे और राजस्थान के खिलाड़ी देश के पटल पर दिखाई देने लगें, उपलब्धियां हासिल करने लगें, तो फिर किसी को ऐतराज नहीं है कि कोई राजनेता भी आके संभाले। तो क्योंकि इसमें खेलने वाले व्यक्ति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है, मैनेजिंग कैपेसिटी किसके पास है, मैनेजमेंट कौन कर सकता है, कौन प्रोत्साहन दे सकता है, कौन फंडिंग करा सकता है, कौन खेलों को ऑर्गेनाइज कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी किसके पास में है, लीडरशिप की क्वालिटी किसके पास में है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। जरूरी नहीं है कि सब लोग राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो जाएं, कि ओलंपिक में पदक भी जीताएं और खेल मंत्री भी हो जाएं। वो एक अच्छा उदाहरण है। मैं कहना चाहता हूँ खिलाड़ी खेल मंत्री बने, इससे बेहतर कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी ना है पर वो खेल जगत के किसी दायित्व को संभालता है, तो उसके पास अगर मैनेजमेंट कैपेसिटी है, नज़रिया है, दूरदृष्टि है,
लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता है और लीडरशिप देने की क्षमता है, तो उसको आना चाहिए। इसमें कोई मैं ऐतराज़ नहीं समझता, इसलिए कि वो व्यक्ति राजनीति में है, वो आके यहाँ बीजेपी कांग्रेस ना करे, बस ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। खेल खिलाड़ियों के लिए है और खिलाड़ी खेल के लिए, इसी भावना से आगे चला जाए। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, आईपीएल होने वाले हैं, नया अध्यक्ष कौन बनता है, पराक्रम सिंह बनते हैं कि खींवसर के बेटे बनते हैं धनंजय सिंह, और वो किस दिशा में खेल संघ को, क्रिकेट संघ को लेकर जाते हैं। बड़ा स्टेडियम बनने वाला है जयपुर में, ज़मीन मिल चुकी है, बहुत बड़ा काम क्रिकेट को लेकर राजस्थान में होने वाला है। राजस्थान रणजी चैंपियन रहा है कई बार, और 16-17 बार तो एक ज़माने में लगातार रणजी फाइनल खेलने वाला फाइनलिस्ट कहलाता था और मुंबई से हारता था हनुमंत सिंह के ज़माने में। तो लंबे समय का सलीम दुरानी यहाँ के बड़े खिलाड़ी रहे हैं, पार्थ सारथी शर्मा रहे हैं, हनुमंत सिंह रहे हैं देश की टीम में जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आज वैभव गहलोत बिना किसी कंट्रोवर्सी को पैदा किए, जन्म दिए चले गए हैं और उन्होंने कोई राजनीति नहीं की इस दिशा में, तो बहुत इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि वो चले गए, और जो नया आएगा वो भी बिना टीका टिप्पणी के, बिना भेदभाव के खेल को खेल की भावना से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ये उम्मीद की जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं, आज की एक सबसे बड़ी देश की घटना थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे ढेर सारे रेलवे के कार्यक्रमों की शिलान्यास किया, आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। बड़ा मेगा प्रोजेक्ट 2000 रेलवे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने आज शुरुआत की है। 554 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। राजस्थान के 21 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। 112 रोड, ओवरब्रिज सहित अंडरपास का शिलान्यास किया। खास बात यह रही कि राजस्थान में सांगानेर मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, भजनलाल का विधानसभा क्षेत्र, वहां बड़ा समारोह हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल मौजूद, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष खुद मौजूद, सीपी जोशी सांसद, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद, रामचरण बोहरा सांसद मौजूद जयपुर के, और सांगानेर के रेलवे स्टेशन का किस तरह विकास होने जा रहा है, कैसे विश्व स्तर का रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, इसकी आज शुरुआत हुई है। तो पीएम मोदी ने इसको वर्चुअली सब कामों को किया और उसके बाद भाषण में कहा, सबको संबोधित करते हुए, कि अब हमने छोटे सपना देखना छोड़ दिया, देश ने बड़े सपने देखेगा, देश बड़ा बनेगा देश। और आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। अश्विनी वैष्णव वहाँ रेलवे मंत्री भी जुड़े, लेकिन वो वीसी के जरिए जुड़े थे, जयपुर आए नहीं। आइए देखते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री ने आज। कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प, यह विकसित भारत की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आपका सपना मेरा संकल्प और मेरी गारंटी विकसित भारत की गारंटी। आज मुख्यमंत्री भजनलाल अपने विधानसभा क्षेत्र में गए थे इस कार्यक्रम में शामिल होने। लौटते समय एक चाय की थड़ी देखी तो पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। चाय की थड़ी पर बैठे आम आदमियों के बीच, आम आदमी की तरह बैठकर उन्होंने चाय की चुस्कियां ली। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल को सड़क पर थड़ी पर बैठकर चाय पीते हुए। मुख्यमंत्री हैं, एक थड़ी पे बैठे हैं, खड़े हैं मतलब, और चाय मांग रहे हैं अपने लिए, और चाय उबल रही है और बिल्कुल कृतरत हुआ पड़ा है। वहीं एक बच्ची से बात कर रहे हैं सांसद रामचरण बोहरा, और ये कार्यक्रम से लौटते समय की सांगानेर की घटना है। देखिए चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं मुख्यमंत्री, उनके साथ सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और दूसरे,
और चर्चा भी हो रही है, हालचाल भी पूछा जा रहा है चाय की चुस्कियों के बीच। और ये थोड़ा सा जेस्चर होता है, अपने इलाके में गए और अपने इलाके में जाकर उन्होंने एक थड़ी को चुन लिया, वहाँ उसमें बैठे, चाय पी, तो बहुत सारे लोग उससे करीबी महसूस करते हैं, ये महसूस करते हैं कि ये हमारे जैसा ही, आम आदमी जैसा ही मुख्यमंत्री है, आम आदमियों का मुख्यमंत्री है। ऐसा कई बार दूसरे लोग भी करते हैं, वसुंधरा जी भी कई बार कर चुकी हैं, पहले चाय भी पीती हैं, कभी कहीं थड़ी पर और कभी कहीं किसी गांव में जाकर माचे पे बैठ के और भोजन भी शुरू कर देती हैं, चटनी के साथ रोटी कर लेती हैं। तो ऐसे अच्छा लगता है लोगों को इस तरह कि कोई उनके दरवाजे पर आया, चाय की चुस्कियाँ ले रहा है। तो ये एक मुख्यमंत्री के एक राजनीति में अभिजात्य आ जाता है कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ। उस अभिजात्य से दूर होकर कॉमन मैन की फीलिंग देने का एक उपक्रम है ये कि मैं आपका जैसा ही हूँ, वैसा का वैसा ही हूँ जैसा था, और वैसा ही रहना चाहता हूँ, वैसा ही रहूँगा। एक तरह से ये आश्वासन सा होता है ऐसे दृश्यों को देख करके। तो मुख्यमंत्री ने आज इस तरह चाय की चुस्कियाँ ली। ये बीजेपी के लीडर्स उनके साथ हैं, दूसरे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। बीजेपी का जो राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर जो चल रहा था, समझौता हो गया, एमओयू हो गया, और उसके लिए आभार प्रदर्शन का उन्होंने काम शुरू किया, अलवर में किया, कई जगह पे जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। जनता का आभार प्रदर्शन, जनता सरकार का आभार प्रदर्शन, ये सब क्रम चल पड़ा है। लेकिन अब बीजेपी ने एक नया स्टैंड लिया है, और बीजेपी का नया स्टैंड है कि बीजेपी ताजेवाला हेडवर्क से जो पानी का एमओयू हुआ है, यमुना का पानी राजस्थान को आएगा, वो एक प्रैक्टिकल बात है। ईआरसीपी तो अभी डीपीआर बनेगी, फिर उसको मंजूरी होगी फाइनेंशियल, उसके बाद में एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, 4-5 साल लगेंगे। ताज़ा क्या है कि ताजेवाला हेडवर्क पे पानी है, ताजेवाला हेडवर्क से पानी मिलना राजस्थान को तय किया गया है एमओयू होकर दोनों सरकारों में, हरियाणा की और राजस्थान की। तो ये ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल सामने चुनाव है उस वक्त लोगों को प्रेरित कर सकती है, बीजेपी के कार्यक्रमों की जानकारी दे सकती है, बीजेपी की उपलब्धि का बखान हो सकता है, उससे लोग जुड़ सकते हैं। इसलिए बीजेपी ने अब ये कर दिया है कि अब ताजेवाला जल समझौता को लेकर, ताजेवाला हेडवर्क के जल समझौते को लेकर यहाँ से खेतड़ी, झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर, शेखावाटी बेल्ट में पानी आएगा। और ये रेत के टीबे हैं, बंजर है ज़मीनें बहुत सारी, उनकी प्यास बुझाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में शेखावाटी की 3 सीटें, चूरू, सीकर और झुंझुनू, बहुत इम्पॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। ये किसान बेल्ट है, जाट बेल्ट है, इसलिए ताजेवाला का पानी यहाँ आना बीजेपी के लिए एक अच्छी खेती तैयार करेगा। वोटों की खेती होगी, फसल होगी अच्छी। अगर लोगों को एहसास हो गया कि इस पानी के आने से फसल लहलाएगी, हमारे कंठ की प्यास बुझेगी, तो निश्चित तौर पर भाजपा के साथ खड़े हो जाएंगे। इसलिए अब भाजपा अगले 2-3 दिनों में पूरी शेखावाटी में, चारों जिलों में जाकर आभार यात्रा, आभार प्रदर्शन शुरू करेगी और लोगों को बताएगी कि क्या तो दोनों सरकारों के बीच समझौता हुआ है, पहले क्यों नहीं हो पा रहा था, डबल इंजन की सरकार ने ये क्या कर दिखाया है, इसका क्या रेस्पॉन्स मिलेगा, क्या इसकी वजह से हमें फ़ायदा होने लगेगा, इसका जन जन तक इसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि आने वाले चुनाव से पहले ये कन्विंस किया जा सके कि दिल्ली की सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आप लेकर आएँ। अब राजस्थान के साथ डबल इंजन की सरकार तब बनेगी जब दिल्ली में भी आप भाजपा की सरकार लाएंगे। और जैसा एक परसेप्शन सा बना हुआ है, मैं इस पॉलिटिकल कार्यक्रम में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को सबसे पहले बीजेपी से नहीं लड़ना है, बीजेपी से भी पहले इस परसेप्शन से लड़ना है कि 25 की 25 सीटें बीजेपी को, एक परसेप्शन बन गया है। 2 बार से 25 की 25 सीटें बीजेपी या एनडीए जीत रहा है। तो इससे पहले कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का चयन करे, उम्मीदवारों को उतारे, उनके लिए कैंपेनिंग करे, उससे पहले भी ये जरूरी है कि परसेप्शन को बदले जनता के बीच
कि कोई फायदा नहीं है टक्कर देने से, उम्मीदवार उतारने से। अगर ये धारणा बनी रही, धारणा को नहीं तोड़ पाई कांग्रेस, तो टक्कर दे सकते हैं लोग, विधायक लोग भी टक्कर नहीं दे पाएंगे। जीतने की बात तो दूर रही। और बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसी अफवाह है या वास्तविकता हम नहीं जानते, ये जब टिकट बटेंगे तब पता लगेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं कांग्रेस के। ये अवधारणा नहीं बदली तो कांग्रेस चुनाव में वॉकओवर दे बैठेगी बीजेपी को। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को जीतना चाहिए या बीजेपी को नहीं जीतना चाहिए, कांग्रेस को जीतना, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन चुनाव है तो चुनाव जैसा लगना चाहिए। बात इस पार्टी की या उस पार्टी की नहीं है। जिस भी पार्टी की जो धारणा है, जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, जो रीति नीति है, जो कार्यप्रणाली है, उसका प्रचार होना चाहिए और उसके पक्ष और विपक्ष में वोट देने का माहौल बनना चाहिए। तब लोकतंत्र जिंदा रहता है, तब लोकतंत्र सफल होता है। तो कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के आलाकमान को सबसे पहले ये परसेप्शन बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी कि 25 की 25 सीटें तो गई। ये एक अवधारणा बन रही है, राम मंदिर के बाद से और प्रबल हो गई है। इस परसेप्शन को तोड़े बिना कांग्रेस के बड़े से बड़े दिग्गज भी मैदान में उतरेंगे तो वो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता के बहुत सारे फ्लोटिंग वोट परसेप्शन के आधार पर तय होते हैं। इसलिए कांग्रेस अभी क्या कर रही है, कुछ संवाद कर रही है कार्यकर्ताओं जाके, लेकिन कितनी उपस्थिति है, कितनी बात सुनी जा रही है, कितनी बात प्रचारित हो रही है, कितनी बात लोगों के गले उतर रही है। और आज मैं लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हुए ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ राम मंदिर को लेकर जो लोग जुड़े हैं, उनमें से अधिकांश वही थे जो बीजेपी के वोटर, वो सनातन हैं, हिंदुत्ववादी हैं और उनकी धारणा में ही बीजेपी है, अवधारणा बीजेपी है। उनमें 10% लोग और जुड़ गए, बॉर्डर लाइन जो लोग और जुड़ गए, वो राम मंदिर को लेकर जुड़ गए। लेकिन अभी भी एक वर्ग ऐसा है, राजस्थान में खास तौर पर, जब जिनके दिमाग में जातिवाद अपना रोल प्ले करता है, वो जाट होकर, गुजर होकर, मीणा होकर, एससी होकर, मुसलमान होकर वोट देते हैं। ऐसे वर्ग के प्रति भारतीय जनता पार्टी को क्या रणनीति बनानी है, उन्हें सोचना है। और कांग्रेस इसलिए मैदान में दिखाई दे सकती है कि ऐसा एक वर्ग मौजूद है जो बीजेपी ओरिएंटेड नहीं है, जिसके पास अपने अलग कारण है, अलग वजह है वोट देने की। तो वो उस अलग वजह को कांग्रेस भुना पाती है, नहीं भुना पाती है, या बीजेपी राम मंदिर की लहर में उन्हें भी साथ बहा ले जाती है। आने वाले वक्त में बस यही सब देखने को होगा। मैंने जब ये पेनल्टी कॉर्नर दोबारा शुरू किया है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, तो लोगों में वो उत्सुकता और जिज्ञासा नहीं है, मैं भी जानता हूं इस बात को, जो विधानसभा चुनाव के पहले थी कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब ऐसा लग रहा है कि लोगों ने एक परसेप्शन बना दिया कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो अब मैं भी संकोच में बात करता हूं आपसे कि क्या कहूं और क्या ना कहूं। जहां लोगों के बीच हम घूमते हैं, मिलते हैं, लोग राजनीतिक चर्चा करते हैं, तो उसमें वो कौतूहल, वो जिज्ञासा, वो उत्सुकता, वो जोश अब देखने में नहीं आ रहा है जो विधानसभा चुनाव के पहले देखने में आ रहा था। अभी माहौल बना नहीं है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद शायद कुछ माहौल बने, तो शायद कुछ उम्मीदवार ऐसे खड़े किए जाएं दोनों पार्टी की तरफ से, जिनकी वजह से हमें टक्कर दिखती नजर आने लगे, लोग चुनाव की चर्चा करने लगे और लोग विकल्प ढूंढने की तलाश में, विकल्प की तलाश में दिखाई देने लगे। तभी पेनल्टी कॉर्नर प्रॉपर तरीके से पेनल्टी कॉर्नर लग पाएगा। नमस्कार।